तो अब हम बात करते हैं तीन प्रोसेस यूज़र आईडी की जो कि मॉडर्न यूनिक्स सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है। तो हर एक प्रोसेस जो यूनिक्स में रन करता है, हर एक प्रोग्राम जो यूनिक्स में रन करता है, उसके लिए तीन तरह की यूज़र आईडी हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एक करता है रियल यूज़र आईडी, सेकंड करता है इफेक्टिव यूज़र आईडी जिसको हम ईयूआईडी भी बोलते हैं, और तीसरा करता है सेव्ड यूज़र आईडी एसयूआईडी। सेव्ड यूज़र आईडी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम कभी भी एक यूज़र का एस्केलेशन लेवल चेंज कर दें, सपोज़ एक यूज़र था जो रूट था, उसको हम एक नॉर्मल यूज़र बना दें, तो उसको वापस लाने के लिए, वापस रूट यूज़र बनाने के लिए जो हमने नया यूज़र बनाया था उसके पास हो सकता है इनफ राइट्स ना हो कि वो वापस रूट यूज़र बना सके। तो इसलिए उस रूट यूज़र को नॉर्मल यूज़र बनाते हुए हम उसकी यूज़र आईडी को सेव कर लेते हैं, और फिर उस सेव्ड यूज़र आईडी के बेसिस पर उस नॉर्मल यूज़र को वापस हम रूट यूज़र बना सकते हैं। इसी तरह तीन ग्रुप आईडी भी एग्जिस्ट करते हैं: रियल ग्रुप आईडी, इफेक्टिव ग्रुप आईडी और सेव्ड ग्रुप आईडी। जो इफेक्टिव यूज़र आईडी है उसका यूज़ होता है मोस्टली एक्सेस कंट्रोल में, और रियल यूज़र आईडी तो वो ओनर है उस प्रोसेस का। तो अब प्रोसेस यूज़र आईडी मॉडल कैसे काम करता है? जब एक प्रोसेस को फोर्क करा जाता है, मतलब एक प्रोसेस से दो प्रोसेस बना दिए जाते हैं। सपोज़ एक प्रोग्राम चल रहा है और वो अब प्रोग्राम फोर्क कर गया, तो उसने दो काम इकट्ठे करने शुरू कर दिए। यूनिक्स में ये पॉसिबल है क्योंकि ये मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर है। मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में एक से ज़्यादा चीज़ एक ही प्रोसेसर कर सकता है, तो इसको मल्टी थ्रेडिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। तो अगर एक प्रोसेस ने फोर्क बना दिया, एक से ज़्यादा प्रोसेस बना दिए, तो जो सेकंड प्रोसेस बना उसको तीनों के तीनों यूज़र आईडी मिल जाएंगे जो उसके पेरेंट प्रोसेस के थे। अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है एक फाइल, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि एग्जैक्ट कमांड जो होती है यूनिक्स में, वो काम करती है किसी भी कमांड को रन करने का। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को शेल को रन करना है, शेल वो जगह होती है जहाँ पर मैं इंटरैक्टिवली टाइप करता हूँ ls या cd या इस तरह की कमांड्स, तो उसको कॉल करने के लिए मैं exec यूज़ करता हूँ। अगर मैंने शेल को कॉल करना है एक प्रोग्राम में से, तो उसके लिए exec यूज़ होता है। तो exec को यूज़ करने के लिए जब मैं एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है फाइल को, तो वो तीनों यूज़र आईडी को रखता है, अनलेस कि सेट यूज़र आईडी उस फाइल का सेट हो। अगर वो सेट यूज़र आईडी सेट हो तो वो सेव्ड यूज़र आईडी को असाइन कर देता है यूज़र आईडी को, और इस तरीके से वो फाइल को एग्जीक्यूट करता है। एक प्रोसेस जब रन कर रहा हो तो वो यूज़र आईडी को चेंज भी कर सकता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। सिस्टम कॉल्स कुछ स्पेशल कॉल होती हैं जो कि एक प्रिविलेज्ड यूज़र या जो यूज़र जिसके पास खूब सारे राइट्स हों वही एग्जीक्यूट कर सकता है। सिस्टम कॉल फॉर एग्जांपल चेंज कर सकती है एक यूज़र का एक्सेस लेवल, या कुछ स्पेशल कमांड्स जैसे कि रिबूट सिस्टम या क्रिएट न्यू यूज़र, इस तरह की जो कमांड्स होती हैं वो सिस्टम कॉल के थ्रू होती है। तो एसयूआईडी और एसजीआईडी बिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि फाइल्स के ऊपर मॉडल नहीं होते, और उसके लिए हमें यूज़र आईडी 0 चाहिए होता है या यूज़र आईडी रूट का चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिस्टम को हॉल्ट करने की कोशिश करें, या कुछ प्रिविलेज्ड पोर्ट होते हैं जो पोर्ट नंबर 1024 से नीचे के पोर्ट्स होते हैं, ये रिजर्व्ड पोर्ट हैं और ये इंटरनेट की शुरुआत से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इन पोर्ट्स का यूज़ सारे सिस्टम्स को आपस में आमतौर पर पता है। कस्टम यूज़र पोर्ट, आमतौर पे अगर हम कोई नई एप्लीकेशन बनाएं तो उसके लिए कुछ कस्टम यूज़र पोर्ट हम यूज़ करेंगे जो कि 1024 से ज़्यादा बड़ा होगा, टिपिकली 60,000 के करीब होगा। अगर कोई बाइंड करे या लिसन करे एक प्रिविलेज पोर्ट पर, फॉर एग्जांपल एफटीपी पोर्ट का स्टैंडर्ड एड्रेस पोर्ट 21 है, ब्राउजिंग का स्टैंडर्ड एड्रेस पोर्ट 80 है, अगर इस तरह के पोर्ट के ऊपर कोई भी बाइंड करे या लिसन कर सके तो उसके लिए उसके पास रूट एक्सेस होना चाहिए। कई बार नॉन रूट यूज़र को इस तरह की प्रिविलेज भी चाहिए हो सकती है, तो उसके लिए हमें एसयूआईडी और एसजीआईडी बिट्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हम देखें फाइल एक्सेस कंट्रोल, तो हमने देखा कि फाइल एक्सेस कंट्रोल
इनफ फाइन ग्रेन्ड नहीं है, तो वहाँ भी हमें SUID और SGID बिट्स की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम इंटीग्रिटी में कई बार हमें इस बात से ज़्यादा की जरूरत पड़ती है कि कौन राइट कर रहा है। हमें ये भी डिटरमाइन करना पड़ सकता है कि वो कैसे राइट कर रहा है। वो मल्टीपल यूज़र कहीं एक ही बारी में एक फाइल को लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इस तरह की चीज़ें हमें रोकने के लिए SUID और SGID बिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो प्रोग्राम्स SUID और SGID बिट्स को सेट कर रहे हैं वो प्रोग्राम टिपिकली रूट यूज़र के हैं और वो वायलेट करते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल सिक्योरिटी का, जिसको हम कहते हैं लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार हर एक प्रोग्राम या हर एक यूज़र को ऑपरेट करने के लिए लीस्ट प्रिविलेजेस के साथ काम करना चाहिए जो उस काम की करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र को सिर्फ रीड एक्सेस चाहिए एक फाइल का, तो उसको हम रीड और राइट दोनों एक्सेस ना दें। जितनी मिनिमम एक्सेस देकर उसका काम चल जाए, हमें उतनी ही उसको प्रिविलेज देनी चाहिए। तो ये लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल को वायलेट करना क्यों बुरा है? ये इसलिए बुरा है कि अगर उस यूज़र के पास ज़रूरत से ज़्यादा राइट्स हैं और उसका अकाउंट कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो सिस्टम को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अटैकर्स इस तरह के सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत सारे विंडोज़ यूज़र टिपिकली एडमिन के थ्रू काम करते हैं, तो वो सारे सिस्टम्स अटैक के लिए वल्नरेबल हैं। अगर उनको सिर्फ उतनी ही राइट्स दिए जाएं विंडोज़ पे काम करने के जो कि उनके लिए टिपिकल नॉर्मल वर्किंग डे में ज़रूरी है, तो अटैक का एक्सप्लॉइट जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हो सकता है। तो एक तरीका इससे हमें ये मिला कि अगर हम इफ़ेक्टिव यूज़र आईडी को चेंज कर सकें कि वो रूट यूज़र आईडी की तरह टेम्पररी हो जाए, तो हमारा काम हो सकता है, हमारा सिस्टम ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस हो सकता है जो एग्जीक्यूट करता है setuid प्रोग्राम, जो कि प्रिविलेजेस को इंक्रीज या ड्रॉप कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर वो घटाए इन प्रिविलेजेस को, तो वो दो तरीके से इनको घटा सकता है, या तो उनको परमानेंटली घटा सकता है या उनको टेम्परली घटा सकता है। अब कोई प्रिविलेज है जैसे कि जो रूट यूज़र आईडी की थी और हम उसको अब हटाना चाहते हैं, तो वो हटाने के लिए हम तीनों यूज़र आईडी में से वो परमिशन हटा देंगे। अगर हम उसको टेम्परली हटाना चाहें तो हम उसको टेम्परली हटा देंगे और उसको स्टोर कर लेंगे सेव्ड यूज़र आईडी में, और जब वो प्रोसेस रिटर्न करेगा या हम वापस प्रिविलेज देना चाहें तो हम उससे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। हम एक्सेस कंट्रोल जो अर्ली यूनिक्स में था उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये सिस्टम भी एक पुराना सिस्टम है और BSD भी एक पुराना सिस्टम है। मॉडर्न यूनिक्स के बारे में हमने कुछ बात कर ली है, हम इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम API को इम्प्रूव करने की बात करें तो API होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए, ज़्यादातर सिस्टम्स के लिए, ताकि और प्रोग्राम्स इस सिस्टम के साथ बात कर पाएँ। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पब्लिक होता है, और API के अंदर हम कुछ मेथड्स एक्सपोज करते हैं और उन मेथड्स के थ्रू हम सिस्टम के थ्रू जो भी काम हम करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारा ईमेल सर्वर है, उसके API हो सकता है रिसीव मेल। तो अगर मैं उसको रिसीव मेल को कॉल करूं फंक्शन को, तो उस फंक्शन को पता होगा कि रिसीव मेल कैसे करना है। अगर मैं उसको राइट पैरामीटर दे दूं तो वो उस रिसीव फंक्शन को इन्वोक कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरह उसके पास एक और फंक्शन हो सकता है सेंड मेल। तो एक लिस्ट हम बना सकते हैं उन सब फंक्शंस की जो वो प्रोग्राम एक्सपोज करता है। फॉर एग्जांपल, रिसीव मेल, सेंड मेल या इस तरह की कुछ, जो ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस है या प्रोग्राम्स हैं जो वो एक्सपोज कर रहा है और प्रोग्राम्स के लिए, उसको हम API कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उस एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने के लिए वो जिस इंटरफेस को एक्सपोज कर रहा है। तो 3 मेथड कॉल हैं जिनको हम प्रोबेबली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं: ड्रॉप प्रिव टेम्प, ड्रॉप प्रिव परम एंड रिस्टोर प्रिव। अगर ये 3 API यूनिक्स में इम्प्लीमेंट हो जाएं तो हम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ड्रॉप करना प्रिविलेजेस को टेम्पररी या परमानेंटली।
इसी तरह रिस्टोर करना प्रिविलेजेस को अगर वो SUID फ्लैग को यूज़ करता है। अब हम चलते हैं कन्फाइनमेंट टेक्निक्स के ऊपर और डीप में। तो एक एग्जांपल है इसका CH रूट, चेंज रूट। तो ये यूजुअली यूज़ होता है गेस्ट अकाउंट्स में FTP साइट्स पर। FTP साइट्स होती हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साइट्स, जहाँ पर बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं। ये इसका यूज़ अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर HTTP प्रोटोकॉल ज़्यादा पॉपुलर है अब, पर फिर भी लार्ज फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए अभी भी FTP का काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम एक CH रूट बना देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं CH रूट temp और guest/temp/guest। तो उसके कारण अब रूट जो है वही चेंज हो गया temp guest का। तो जब कोई नया यूज़र आता है तो और वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है स्लैश को, तो स्लैश टिपिकली पॉइंट करता है रूट को, रूट सिस्टम को, रूट फाइल सिस्टम को। फाइल सिस्टम के अंदर सबसे सबसे रूट में, सबसे बेस में जो फाइल पड़ी है वो स्लैश है। अगर आप इस पाथ के ऊपर चले गए, स्लैश पाथ के ऊपर चले गए, तो पूरा का पूरा यूनिक्स सिस्टम आपके सामने एक्सपोज हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए एक तरीका ये है कि आप CH रूट यूज़ करें, स्लैश को आप मैप कर दें /temp/guest में। ये जो पाथ था ये एक टेम्पररी फाइल का पाथ था। तो जब कोई यूज़र लॉगिन करता है एज गेस्ट या कोई भी यूज़र, तो वो स्लैश को एक्सेस करने की कोशिश करता है, पर यूनिक्स सिस्टम CH रूट के थ्रू उसको मैप कर देता है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी में जिसका नाम है गेस्ट। तो उसके कारण ये एक तरीके से जेल का काम करता है। वो अगर स्लैश के ऊपर dir ls कोई भी ऐसी कमांड चलाता है, तो वो कमांड स्लैश के ऊपर चलने की जगह /temp/guest के ऊपर चल जाती है, जहाँ पर वो टेम्पररी जगह है, जहाँ वो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर वो पासवर्ड फाइल ढूंढने की कोशिश करे, यूनिक्स में /etc/password करके एक फाइल है जिसके अंदर सारे यूज़र्स के यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर वो कोई इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो CH रूट के कारण वो बजाय ETC पासवर्ड के जाने के वो temp guest ETC पासवर्ड में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अपनी जेल से बाहर की फाइल एक्सेस नहीं कर सकती। तो इस तरह हमने एप्लीकेशन को कन्फाइन कर दिया एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। इसी का आगे एग्जांपल है जेल किट। जेल किट के अंदर ये है कि जो आमतौर पर हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं यूनिक्स में, जिनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, वो एक जेल के अंदर रहे। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम हो सकते हैं LS लिस्ट करने के लिए, PS प्रोसेस देखने के लिए, और VI एडिट करने के लिए किसी भी फाइल को। तो जेल किट अगर हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें तो इसके 3 पार्ट आते हैं। ये ऑटो बिल्ड कर सकते हैं हम इसकी फाइल्स को, और राइट में तरीका दिया हुआ है कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम wget करके फाइल ले सकते हैं, अनजिप कर सकते हैं उसको, और फाइनली मेक इंस्टॉल कर देते हैं ताकि जेल किट इंस्टॉल हो जाए। अगर जेल किट इंस्टॉल हो जाए तो उसके 3 पार्ट्स हैं। JK init, ये क्रिएट करता है जेल इन्वायरमेंट को। JK check, जो चेक करता है जेल इन्वायरमेंट को किसी भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए। अगर किसी ने हैकिंग करी, बफर ओवरफ्लो करा या किसी और तरीके से करा, प्रिविलेज दे दिए और उसके बाद इन प्रोग्राम्स को ही ऑल्टर कर दिया, तो JK चेक हमें बता सकता है कि जेल इन्वायरमेंट में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ये चेक करता है वर्ल्ड राइटेबल डायरेक्टरीज को। जैसे हमने बात करी, डायरेक्टरी की 3 लेवल की परमिशन होती है, ओनर की, ग्रुप की और यूज़र की। तो अगर वर्ल्ड राइटेबल है, इसका मतलब इन तीनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप उसके ऊपर फाइल राइट कर सकता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि अगर ये मशीन इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज्ड है तो कोई एक गेस्ट यूज़र भी उस सिस्टम के ऊपर फाइल्स राइट कर सकता है। और राइट करने का और नुकसान ना भी हो, अगर वो हैक ना भी कर पाए, तब भी वो फाइल सिस्टम को पूरा भर सकता है, ताकि बाकी सब यूज़र सिस्टम को ना यूज़ कर पाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी फाइल ऐसी ना रखें जो वर्ल्ड राइटेबल हो, मतलब पूरी दुनिया उसके ऊपर लिख सके। फिर तीसरा पार्ट जो है जेल किट का, वो है JK LSH, और ये एक रिस्ट्रिक्टेड शेल है। जैसे हमने बात करी, जो इंटरैक्टिव कमांड्स हैं वो हम सारी टाइप करते हैं शेल के अंदर। तो ये रिस्ट्रिक्टेड शेल है जो जेल के अंदर ही रन करता है। पर इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि सिंपल CH रूट जो था जेल का,
वो नेटवर्क एक्सेस को लिमिट नहीं करता। अगर हम जेल से निकलना चाहें तो क्या कोई तरीका है? तो पुराना तरीका ये था कि आप डॉट डॉट यूज़ कर सकते हैं। डॉट डॉट क्या करता है, यूनिक्स के अंदर सिंगल डॉट अगर हम दें तो वो इंडिकेट करता है करंट डायरेक्टरी को, और अगर हम डॉट डॉट दें तो वो प्रीवियस डायरेक्टरी को। तो हमने उसको कहा कि ओपन करो एक फाइल, अगर हमें पता है कि हम कहाँ पर हैं, और हमने कहा ओपन डॉट डॉट स्लैश, तो इसके कारण हम रूट के ऊपर पहुँच गए, क्योंकि पहले डॉट डॉट हमें गेस्ट से ऊपर ले गया और जो सेकंड डॉट डॉट था वो यूज़र से भी बाहर ले गया, और उसके बाद ETC पासवर्ड का करेक्ट पाथ आ गया। तो इसके कारण अगर हम ओपन करें डॉट डॉट तो हम प्रीवियस पाथ के ऊपर जा सकते हैं, और इस तरह हम एक्चुअल फाइल जो कि ETC पासवर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो एक तरीके से हमने जेल को डिफीट कर दिया। हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो ख्याल ये है कि CH रूट जो है उसको सिर्फ रूट ही एग्जीक्यूट कर पाए, अदरवाइज जो जेल्ड ऐप हैं वो भी इसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक क्रिएट करते हैं डमी फाइल और उसको हम इको करते हैं। इको करने के कारण अगर हम ऐसे इसको इको करते हैं तो ये फाइल को राइट कर देगा। ये राइट कर देगा एक फाइल को, ये ग्रेटर देन सिंबल के कारण जो भी यहाँ की कमांड है bin sh की, उसको रीडायरेक्ट कर देगा ETC पासवर्ड के अंदर, जो कि AAA डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हम अब एक डायरेक्टरी बनाएं AAA में जो bin है, और हम कॉपी करें bin को bin sh में, जो कि एक्चुअल पाथ है सिस्टम का, और अब हम इसको रन करें तो इसको रन कर कर हम रूट बन सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फाइल को ओवरराइट कर दिया ETC पासवर्ड से। तो रूट ETC पासवर्ड हमारी रीड करेगा जिसमें पासवर्ड ब्लैंक है, और उसके कारण हम SU रूट बन सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि CH रूट को सिर्फ रूट एग्जीक्यूट कर पाए। अब कई तरीके हैं एक्चुअली और भी जो हम जेल को एस्केप कर सकते हैं एज रूट। कैसे? एक तरीका ये है कि हम एक डिवाइस बनाते हैं जो कि रॉ डिस्क को एक्सेस कर पाए। तो ये डिवाइस ड्राइवर या डिवाइस जो हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है एक और ड्राइवर है जो माउस ड्राइवर है, या कोई ऐसा है जो फाइल सिस्टम ड्राइवर है, या हम एक नई हार्ड डिस्क लगाएं तो उसके लिए हमें एक डिवाइस ड्राइवर लिखना पड़ता है। तो डिवाइस ड्राइवर टिपिकली बड़ी हाई प्रिविलेज से रन करते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम एक डिवाइस बनाएं जो कि रॉ डिस्क को एक्सेस कर पाए, तो इफ़ेक्टिवली हमने सारी फाइलें, सारी चीज़ें जो उस डिस्क के ऊपर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमने एस्केप कर लिया जेल को। एक और तरीका हो सकता है कि हम सिग्नल भेज दें ऐसे प्रोसेस को जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है, जो ऑलरेडी रूट लेवल से रन कर रहा है, और उस सिग्नल के थ्रू हम उससे कुछ ऐसा काम करवा लें जो टिपिकली रूट कर सकता है। इसी तरह हम सिस्टम की रीबूट की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम सिस्टम को रीबूट कर दें तो उसके प्रिविलेज काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं जब वो रीबूट होकर आए। इसी तरह हम बाइंड कर सकते हैं कुछ प्रिविलेज पोर्ट पर, और उसके थ्रू हम कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं लोकल सिस्टम में। तो इन चारों तरीके से हम एस्केप कर सकते हैं जेल को एज ए रूट। FreeBSD एक और यूनिक्स का सिस्टम है, और इसके अंदर जो जेल इम्प्लीमेंटेड है वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब CH रूट इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके अंदर वीक पार्टीशनिंग थी। उसको डिवाइड जो उसने करा सिस्टम को डायरेक्टरी के अंदर, वो काफ़ी वीक था। बट FreeBSD के जेल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टीशनिंग है। वो एक्चुअली काम करते हैं एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर कर। तो इसके अंदर फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन है तो सिर्फ डायरेक्टरी ही अलग नहीं हुई, उसके जो प्रोसेस रन हो रहे हैं उनको भी हमने अलग कर दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में खूब सारे इंडिविजुअल सर्वर हैं। तो मेरा प्रोसेस एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ही रन कर रहा है, पर यह सर्वर कोई एक्चुअल सर्वर नहीं है। ये सर्वर एक वर्चुअल सर्वर है, एक नकली सर्वर है, और ये मैंने एक ही CPU के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट बना दिए ताकि एक कंपार्टमेंट के अंदर ही मेरा प्रोग्राम चले।
तो ये काफ़ी पॉपुलर है आईएसपीज़ के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। अगर आप अपनी साइट इंटरनेट के ऊपर होस्ट करते हैं तो टिपिकली कॉस्ट बचाने के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्वर के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करते हैं साइट को होस्ट करना। ये आईएसपीज़ कहलाते हैं। तो इंडिपेंडेंट या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आईएसपीज़ टिपिकली लिमिट कर सकते हैं कि हर एक यूज़र क्या कर रहा है, औरों की फाइलें, औरों के प्रोग्राम को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए FreeBSD जेल यूज़ हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्गर मैकेनिज़्म है और इसको रन करने के लिए हमें जेल पाथ, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस और कमांड ये देना पड़ता है। और इस तरह जो कमांड है वो अब जेल का पार्ट बन जाती है। ये एक कॉल करता है एक हार्ड एंड चेंज रूट को, जिसके अंदर की डॉट के थ्रू आप एस्केप नहीं कर सकते, आप प्रीवियस डायरेक्टरी में नहीं जा सकते। और ये बाइंड करता है, अलाउ करता है बाइंड करना सिर्फ स्पेसिफिक आईपी पोर्ट्स को या उन पोर्ट्स को जिनको आप ऑथराइज करें। और ये उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है जो प्रोसेस जेल में है, किसी और प्रोसेस के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इस तरह आप सिग्नल किसी और प्रोसेस को नहीं भेज सकते। और रूट लिमिटेड है, वो कर्नल मॉड्यूल को लोड नहीं कर सकता, तो आप रीबूट या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस तरह FreeBSD का जेल जो है वो कहीं स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म है बजाय सिंपल CH रूट के। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अब जो है वर्चुअल OS ऑन डेस्कटॉप। तो FreeBSD के वर्चुअलाइजेशन को लेकर अगर हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे VMware, Parallels, KVM और Xen, जो कि एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकती हैं डेस्कटॉप पर। इसके लिए 3 तरह की अप्रोचेस हैं। पहली है हार्डवेयर इमुलेशन। इसमें क्या होता है कि हम हार्डवेयर को इमुलेट करते हैं, हार्डवेयर को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ओरिजिनल सिस्टम हो सकता है पेंटियम हो, पर हम उसके ऊपर हार्डवेयर इमुलेट कर लें x86 को, जो कि एक पुराना वर्जन था इंटेल के प्रोसेसर्स का। तो एक पेंटियम के ऊपर हम हो सकता है 4 x86 चिप्स को इमुलेट कर पाएँ, शो कर पाएँ कि ये 4 इंडिपेंडेंट x86 चिप्स हैं। तो उसके कारण हम 4 अलग अलग OS एक ही पेंटियम चिप के ऊपर रन कर पाएँ। तो हमारे डेस्कटॉप मशीन के ऊपर हो सकता है हम यूनिक्स, विंडोज़ और मैक और कोई और इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं। सेकेंड है नेटिव वर्चुअलाइजेशन विद हार्डवेयर। नेटिव वर्चुअलाइजेशन को हम टाइप 2 हाइपरवाइजर भी कहते हैं, और ये अलाउ करता है एक्सेस टू हार्डवेयर और सिमुलेशन हार्डवेयर का भी। तो इसके कारण परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील कर रहा हूँ, जो कि फास्टर होगा बजाय इमुलेट करने के। इमुलेशन में मैं एक तरीके से x86 के ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा, जो पेंटियम के फॉर एग्जांपल नेटिव या न्यू कैपेबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा। तीसरा आया पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन में हम ओरिजिनल जो हाइपरवाइज़र है या ओरिजिनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी को ऑल्टर कर देते हैं परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए। इसके कारण जो मेरी अब मल्टीपल OS हैं वो जब रन करते हैं तो वो बड़ी हाई परफॉर्मेंस के साथ रन कर सकते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं Hyper-V या VMware ESXi सर्वर्स में। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिनको हम जेल में नहीं रन कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ ऑडियो प्लेयर्स, क्योंकि उनको कोडेक फाइल उठानी है और फाइलें उठानी हैं जो कि एक सिंगल जगह इंस्टॉल्ड है, या वेब सर्वर जिसको मल्टीपल पाथ से हो सकता है फाइलें सर्व करनी पड़े, और प्रोग्राम्स ये गलत था। हम बात कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स की जिनको हम जेल में रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम ऑडियो प्लेयर या वेब सर्वर को रन कर सकते हैं जेल के अंदर, पर जिन प्रोग्राम्स को हम जेल के अंदर नहीं रन कर सकते वो हैं वेब ब्राउज़र्स या फिर मेल क्लाइंट। क्योंकि वेब ब्राउज़र्स को फाइल को सेव करना पड़ेगा, तो वो सेव करने के लिए उनको राइट एक्सेस चाहिए। इसी तरह मेल क्लाइंट को अटैचमेंट लगाने के लिए
जगह चाहिए, मल्टीपल पाथ से वो उठा सकता है, इसलिए उसको मल्टीपल डायरेक्टरीज का एक्सेस चाहिएगा। इसलिए वेब ब्राउज़र या मेल क्लाइंट टिपिकली जेल के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम फाइल्स को लोड कर दें जेल के अंदर ही, तो ऑडियो प्लेयर जेल के अंदर उन ऑडियो फाइल्स को प्ले कर सकता है। डिटो वेब सर्वर के ऊपर, अगर हम वेब सर्वर की सारी फाइल्स को जेल के अंदर ही रख दें, तो वो वेब सर्वर उन फाइल्स को सर्व कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम्स क्या हैं ch रूट या जेल के साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोर्स पॉलिसीज़ की। ये या तो 0 है या 1 है, ऑल और नथिंग एक्सेस है पार्ट्स ऑफ द फाइल सिस्टम में। या तो आप एक्सेस दे रहे हैं पूरा का पूरा या नहीं दे रहे। पर कुछ ऐप्स जैसे हैं कि वेब ब्राउज़र, जिनको एक्सेस करना है फाइल्स को जो कि आउटसाइड द जेल हैं, उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप जीमेल यूज़ करते हैं ब्राउज़र के थ्रू और आप अपनी अटैचमेंट लगाना चाहते हैं एक फ़ाइल की जो कि जेल से बाहर पड़ी है, तो आप उसको नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आप वेब ब्राउज़र को जेल में नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह ch रूट और जेल प्रिवेंट नहीं कर सकते मैलिशियस ऐप्स को एक्सेस करने के लिए, जो नेटवर्क को एक्सेस करें या और मशीन्स के साथ कुछ मेस अराउंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर वो बहुत सारे पिंग पैकेट्स या और इस तरह के कुछ नेटवर्क के ऊपर इंटरफेयर करें और मशीन्स के साथ, तो हम उसको पूरा नहीं रोक सकते। इसी तरह जो मैलिशियस ऐप है वो पूरे के पूरे ओएस को क्रैश करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ch रूट और जेल ज़्यादातर काम कर रहे हैं या तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ऊपर या फिर फाइल के एक्सेस के ऊपर। वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं, स्पेशली नेटवर्क के ऊपर या CPU के ऊपर, उन दोनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। तो सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन में हम बात करते हैं सबसे पहले कि होस्ट सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन अगर किसी भी तरह का डैमेज करें, तो उसके लिए उनको परसिस्टेंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा चेंज जो जल्दी जल्दी बदले ना, परसिस्टेंट रहे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल वो डिलीट या ओवरराइट कर सकते हैं फाइल को। इसके लिए यूनिक्स की जो कमांड आमतौर पर यूज़ होती हैं वो हैं कुछ अनलिंक, ओपन और राइट। अनलिंक जो है वो फाइल्स को अनलिंक कर देगा, ओपन फाइल को ओपन करने के लिए है, और राइट जो है वो फाइल में लिखने के लिए है। अगर इनका मिसयूज़ करा जाए तो आप डिलीट या ओवरराइट कर सकते हैं फाइल्स को। इसी तरह नेटवर्क अटैक के लिए कुछ कमांड्स जो यूज़ हो सकती हैं वो है सॉकेट, बाइंड, कनेक्ट और सेंड। ये ऑब्वियस है कि ये कमांड्स क्या करती हैं। सॉकेट जो है वो एक पोर्ट के साथ कनेक्शन बनाती हैं और बाकी कमांड्स ऑब्वियस हैं। आइडिया क्या है कि हम मॉनिटर करें एक ऐप के सिस्टम कॉल्स को और ब्लॉक कर दें अगर कोई कॉल हमें लग रहा है कि अनऑथराइज्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम कॉल के अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम सिस्टम को कॉल करने की कोशिश करता है तो हम बीच में खड़े हो जाते हैं। हम इंटरपोजिशन कर लेते हैं अपने को उस प्रोग्राम और सिस्टम कॉल के बीच में। इसके कारण होता ये है कि कोई भी कॉल अगर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है प्रोग्राम, उसको करना ही पड़ेगा अगर वो कोई डैमेज करना चाहता है जो परसिस्टेंट या परमानेंट है। तो हम बीच में खड़े हो जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो कॉल जानी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं। अगर हम उसको रोक दें तो वो हम उसको सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के थ्रू रोक सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक है कि हम पूरी कर्नल स्पेस में इसको लगा सकते हैं। कर्नल जो होता है, जैसे हमने पहले भी बात करी, यूनिक्स का एक कोर पार्ट होता है, यूनिक्स का एक बेसिक पार्ट है जो कभी चेंज नहीं होता। वो ही यूनिक्स को रन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, सारे यूज़र की कौन सी यूज़र हैं सिस्टम में, क्या डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी कैसे काम करती है, ls कमांड कैसे काम करती है, वो सब कर्नल स्पेस का ही पार्ट है। अगर हम चाहें तो उसको यूज़र स्पेस में भी कर सकते हैं। यूज़र स्पेस के अंदर फ़र्क ये है कि कर्नल स्पेस जो है वो एक कॉमन कर्नल है सारे यूज़र्स के लिए, जबकि यूज़र स्पेस में वो लिमिटेड है एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो इसी का एक और कंसेप्ट है प्रोग्राम शेफर्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। या फिर हम कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट हाइब्रिड अप्रोच में, कुछ सिस्टम कॉल्स को कर्नल लेवल पे और कुछ को हम यूज़र स्पेस लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे था? वो था थ्रू समथिंग कॉल्ड ptrace जैनस में, और ये था प्रोसेस ट्रेसिंग। ptrace इज प्रोसेस ट्रेसिंग।
और इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि एक मॉनिटर्ड एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र, एक मॉनिटर लगा हुआ है कहीं, और ये दोनों चीज़ें रन कर रही हैं ओएस कर्नेल के ऊपर एक यूज़र स्पेस के अंदर। तो एक यूज़र स्पेस हमने एक एरिया, एक मेमोरी एरिया एलोकेट कर दिया अलग से, जो कि यूज़र स्पेस है। उसके अंदर एक ब्राउज़र रन कर रहा है और ये ब्राउज़र मॉनिटर्ड है, वो सब चीज़ें नहीं कर सकता, उसको चेक करने के लिए एक मॉनिटर लगा हुआ है। तो ये मॉनिटर काम करेगा सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन का। तो अगर कोई भी मॉनिटर्ड एप्लीकेशन में से कोई ऐसा कॉल होता है जो कि हम ये कहें सिस्टम कॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिबूट करने की कोशिश करता है सिस्टम को, तो हर एक प्रोसेस का एक पीआईडी होता है, एक नंबर होता है जिसको हम पीआईडी नंबर कहते हैं। अगर वो प्रोसेस कॉल करने की कोशिश करता है ऐसे सिस्टम कॉल को जो कि पोटेंशियली डेंजरस है, तो मॉनिटर वेकअप हो जाता है और उसको एग्जीक्यूट करने नहीं देता। इसमें कई कॉम्प्लिकेशन हैं। अगर एक ऐप फोर्क कर जाए, मतलब एक ऐप के दो ऐप बन जाएं, तो मॉनिटर भी दो बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अब हमें दो चीज़ों को मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर मस्ट ऑल्सो फोर्क। और अब ये जो फोर्क्ड मॉनिटर था वो फोर्क्ड ऐप के ऊपर काम करे। इसी तरह अगर सेकेंड ऐप फिर फोर्क कर जाए तो हमें फिर फोर्क करना पड़ेगा, तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशन है। अगर गलती से भी कभी मॉनिटर क्रैश हो जाए तो सिक्योरिटी रीज़न से हमें ऐप को किल इमीडिएटली करना पड़ेगा। इसी तरह मॉनिटर को सारी ओएस की स्टेट जो कि ऐप के साथ एसोसिएटेड हैं उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल CWD का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यूज़र आईडी उसका EU आईडी, उसका ग्रुप आईडी वगैरह सब हमें वर्किंग डायरेक्टरी से रिलेटेड कि वो किस डायरेक्टरी में है, उसके क्या परमिशंस हैं, उन सबको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐप कभी भी CD पाथ कर ले तो मॉनिटर को भी चेंज करना पड़ेगा अपना CD मतलब चेंज डायरेक्टरी उस पाथ के ऊपर, और उसको अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को अपडेट करना पड़ेगा। तो मॉनिटर को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। बिल्कुल जो स्टेप ऐप करने की कोशिश कर रहा है मॉनिटर को उसी लेवल के ऊपर उसके साथ साथ ही चेंज करना पड़ेगा अपने आप उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम्स क्या है ptrace के साथ? ptrace जो है वो बहुत वेल सूटेड नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए। या तो वो ट्रेस करता है सारी की सारी सिस्टम्स कॉल्स को, या नन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इनएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉल है क्लोज जो कि फाइल को लेटर से क्लोज करती है, तो उसको ट्रेस करने की हो सकता है हमें ज़रूरत ना हो, पर वो फिर भी एक सिस्टम कॉल है। पर ptrace उसको भी ट्रेस करने की कोशिश करेगा, उसको मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। इसी तरह ptrace की एक लिमिटेशन ये है कि ये अबॉर्ट नहीं कर सकता syscall विदाउट किलिंग द ऐप। अगर एक एप्लीकेशन ने कॉल करा एक सिस्टम कॉल को, तो ptrace ये नहीं कह सकता कि मैं इस सोर्स कॉल को नहीं होने दूंगा, वो पूरी की पूरी ऐप को ही किल कर देगा। एक और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है रेस कंडीशंस की। इसमें फॉर एग्जांपल क्या है कि मैंने कहा कि मैं ओपन करना चाहता हूँ एक फाइल को, ये प्रोसेस 1 ने कहा जो कि मी है, मॉनिटर इसको चेक करता है और ऑथराइज कर देता है कि यस दिस फाइल कैन बी ओपन। पर एक और प्रोसेस है जिसने मी को सिंबॉलिक लिंक लगा दिया एक और फाइल को। ये यूनिक्स के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि एक सिंबॉलिक लिंक किसी और फाइल की तरफ पॉइंट करे। तो अब इसके कारण क्या होता है, जब मैं ओपन मी करूँगा तो ओपन मी की जगह वो ओपन कर देगा सिंबॉलिक लिंक को। सिंबॉलिक लिंक अब पॉइंट कर रहा है ETC पासवर्ड को, जो कि हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है यूनिक्स की। तो अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा ओपन मी जो कि मॉनिटर अलाउ कर देगा, तो उसके कारण अब प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट देखा जाए तो दो इंडिपेंडेंट काम है। जो ओपन मी है वो एक लेजिटिमेट चीज़ है, इट शुड बी अलाउड। अगर मैं कहूँ मी इज़ पॉइंटिंग टू दिस फाइल तो दैट शुड ऑल्सो बी अलाउड। पर जब ये एक के बाद एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो, अब प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ETC पासवर्ड फाइल ओपन हो गई है। तो ये प्रॉब्लम है ptrace के साथ रेस कंडीशन की। तो एक ऑल्टरनेट डिज़ाइन है systrace का। systrace में क्या है कि मॉनिटर के साथ एक पॉलिसी लगी हुई है, पॉलिसी फाइल है हर एक ऐप की। तो वो ये पॉलिसी फाइल बताती है कि क्या अलाउ करो और क्या ना अलाउ करो। तो systrace क्या करता है, सिर्फ कुछ सिस्टम कॉल्स को फॉरवर्ड करता है मॉनिटर को, इसके कारण एफिशिएंसी बढ़ जाती है। systrace एक और चीज़ करता है, वो है सिमलिंक को रिप्लेस कर देता है
राइट पाथ के साथ। तो अगर हमने कहा ओपन मी, उसकी जगह वो कहता है ओपन ETC पासवर्ड, और इसके कारण सिस्टर्स को पता लग जाता है कि ये पाथ तो नॉट अलाउड है, इसलिए इसको रोक देता है। और इस तरह ये रिप्लेस भी कर सकता है सिस्कॉल को, उनके पाथ के आर्ग्यूमेंट को फुल पाथ ऑफ द टारगेट के साथ, और तब कॉल ले सकता है कि ये अलाउ करूँ मैं या ना करूँ। इसी तरह एक और कॉल है exec VE। जैसे exec है जो कि सिस्टम के ऊपर कोई भी और प्रोग्राम को रन करने का काम कर सकती है, उसी तरह एक और कमांड है exec VE जो सिमिलर चीज एग्जीक्यूट करती है। और जब भी ऐप exec VE को कॉल करे तो मॉनिटर एक नई पॉलिसी फाइल को लोड कर लेता है। तो इसके कारण हम नई पॉलिसी फाइल उस प्रोग्राम के ऊपर लगा सकते हैं जिसको exec VE ने जस्ट अभी रन करा है। तो exec VE के थ्रू प्रोग्राम 1 ने प्रोग्राम 2 को रन करा, तो प्रोग्राम 2 इज नाउ रनिंग थ्रू exec VE, और मॉनिटर ने अब एक नई पॉलिसी फाइल लोड कर ली जो प्रोग्राम 2 के ऊपर एप्लीकेबल है। तो सिस्ट्रेस की पॉलिसी कैसे होती है? सिस्ट्रेस एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन विदाउट एनी प्रिविलेज, और वो प्रिविलेज तभी बढ़ाता है जबकि उसकी जरूरत पड़े। नॉर्मली प्रोग्राम जो है वो मिनिमम पॉसिबल प्रिविलेज के ऊपर चलता है, जो कि प्रिविलेज है ही नहीं। और उसका कुछ एग्जांपल कुछ ऐसा दिखता है। तो अब एक सिंपल पॉलिसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल LS के लिए। LS है लिस्ट, जो कि फाइल डायरेक्टरी के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है उनकी लिस्ट दिखा देता है। अगर हम लिस्ट LS अटेम्प्ट करें फाइल्स को लिस्ट करना, फॉर एग्जांपल /etc में, जहाँ पर कि पासवर्ड फाइल पड़ी होती है, इसलिए डायरेक्टरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है etc। तो सिस्ट्रेस डिसअलाउ कर देता है एक्सेस को, और जो प्रोग्राम इसको कॉल करेगा, LS को कॉल करेगा, या इवन हम भी कमांड शेल से रन करेंगे, तो लगेगा कि ETC एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक तरीके से उसने सिस्ट्रेस ने उसको फिल्टर कर दिया। अगर हम लिस्ट करें कंटेंट्स ऑफ टेम्प को, तो हम कुछ ऐसे करेंगे LS /TMP, तो ये नॉर्मली वर्क करेगा। बट अगर हम फिर ट्राई करें LS/VAR, तो हमें एक वार्निंग मिलेगी। तो इसका मतलब हमने पॉलिसी कुछ ऐसे बनाई कि वार के ऊपर वार्निंग दे दो, टम्प को अलाउ कर दो और ETC को डिसअलाउ कर दो। तो एक तरीके से हमने एक फाइनर ग्रैन्युलरिटी ऑफ कंट्रोल दे दिया, एक हम ज़्यादा स्पेसिफिक राइट्स दे सकते हैं अब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। 0 या 1 नहीं, अब हम और बेहतर कंट्रोल दे सकते हैं सिस्टम के ऊपर। एक और इम्प्लीमेंटेशन है जिसका नाम है ऑस्टिया। ऑस्टिया क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक डेलीगेशन आर्किटेक्चर है। जो हमें अभी तक डिज़ाइन देखे वो फिल्टर कर रहे थे, कॉल्स को देखते थे कि किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, पर डिफ़िकल्टी होती थी उनको मेंटेन करना, उनकी स्टेट्स को, कि वो किस डायरेक्टरी में है, किस यूज़र आईडी के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐप और मॉनिटर को बहुत साथ साथ काम करना पड़ता था, जो कि टिपिकली मॉनिटर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और अगर किसी भी रीज़न से सिंकिंग गलत हो जाए तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होने की प्रॉब्लम थी। तो ऑस्टिया के अंदर एक डेलीगेशन आर्किटेक्चर है। इसके अंदर एक एजेंट प्लेयर करता है रोल मॉनिटर का। तो एजेंट को कहा जाता है कि तुम पॉलिसी फाइल को लोड करो ऐप के लिए और उसको यूज़ करो कंट्रोल करने के लिए कि किस चीज़ का एक्सेस देना है, किसको नहीं। तो मॉनिटर्ड ऐप जो है उसको हम डिसअलाउ कर देते हैं कोई भी सिस्कॉल करने के लिए। इसके लिए हमें मिनिमल करना चेंजेस चाहिए, क्योंकि अब एजेंट आ गया है बीच में। तो एजेंट अपने आप ये काम कर रहा है। एजेंट जो है वो ऑस्टिया का पार्ट है। तो अगर आप ऑस्टिया को इंस्टॉल करें और रन करें तो उसके कारण बजाय आप कर्नल चेंज करें कि आप उसको लोअर लेवल के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो ऑस्टिया लेवल के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, एक प्रोग्राम उसको कंट्रोल कर रहा है। जो सिस्कॉल है वो सारे के सारे डेलीगेटेड है एक एजेंट को, जो डिसअलाउ करता है या अलाउ करता है उन पर्टिकुलर कॉल्स को। और इसके लिए हमें ओरिजिनल ऐप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी स्टेट की सिंकिंग गलत हो जाए तब भी पॉलिसी वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि एजेंट अब ये काम कर रहा है बजाय मॉनिटर के। अगर कोई ऐप कॉल करता है exec VE को, तो एजेंट अब लोड कर रहा है न्यू पॉलिसी फाइल को।
तो ये प्रिटी मच प्रीवियस सिस्टम की तरह ही है, एक्सेप्ट कि अब ये जो काम था मॉनिटर का वो एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जो कि ये काम कर रही है और उसका नाम है ऑस्टिया। ऑस्टिया की कुछ पॉलिसी फाइल ऐसे हो सकती है कि वो किसी पाथ को अलाउ करती है टम्प को, डिनाई करती है एक पाथ को ईटीसी पासवर्ड को, और नेटवर्क के ऊपर अब वो डिनाई ऑल कर सकती है। तो हम किसी भी नेटवर्क के ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं बना सकते। पर इसके कारण एक प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई भी पॉलिसी फाइल बनाएं तो पॉलिसी फाइल को बनाना कई बार डिफ़िकल्ट होता है। या तो हम यूज़ करें सिस्ट्रेस का, जो कि काफ़ी टाइम तक लर्न करने के बाद ऑटो जनरेट कर सकती है एक पॉलिसी फाइल, कि अगर एक ऐप रन करती है गुड इनपुट्स के ऊपर तो वो किस तरह की उसको पॉलिसी फाइल चाहिए वो ऑटो जनरेट कर सकती है। पर अगर एक पॉलिसी फाइल किसी भी रीज़न से एक स्पेसिफिक सिस्कॉल को नहीं कर पाती कवर, तो हम यूज़र को पूछ लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। पर कई बार यूज़र के पास कोई तरीका नहीं होता डिसाइड करने का कि वो सिस्कॉल को अलाउ करे या नहीं। और कई बार जो स्पेसिफिक ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी को डिफ़ाइन करना इतना आसान भी नहीं है, उसको चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए ये रीज़न जो थी पॉलिसी बेस्ड अप्रोच, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। इसी के साथ कंसेप्ट आता है प्रोग्राम शेफर्डिंग का। प्रोग्राम शेफर्डिंग का मतलब है जैसे कि भेड़ों को हाँकना, उस तरीके से हम कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम को भी हाँक सकते हैं, प्रोग्राम को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है और क्या कर रहा है। तो उसको करने के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम एग्जैक्ट वी के लिए क्या करेगा, उसको क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, अगर वो ओपन करना चाहे किसी सिस्कॉल को तो उसके लिए क्या अलाउड है। तो हर एक सिस्टम कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह की रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाते हैं। तो हम एक स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम कॉल के लिए क्या उसको लीस्ट प्रिविलेज हो और क्या उसको मैक्सिमम प्रिविलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉल करते हैं हम ओपन को, ओपन एक सिस्टम कॉल है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं प्रोग्राम किसी भी फाइल को ओपन कर सकता है या किसी भी फाइल को नहीं ओपन कर सकता, या इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में कोई भी और सेटिंग। तो एक और एग्जांपल है नेटिव क्लाइंट का, जो कि ब्राउज़र्स के अंदर रन करता है, और इसको हम NACL भी कई बार कहते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर एक अगर हमने रन करना है एक गेम, तो गेम जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड हुआ तो इसका मतलब वो अनट्रस्टेड हो सकता है। तो ये अनट्रस्टेड x86 कोड है, तो इसको रन करने के लिए दो सैंडबॉक्सेस काम करते हैं। सैंडबॉक्स होता है एक टेम्पररी एरिया जिसको क्रिएट करा जाता है कुछ काम करने के लिए, और जब वो काम पूरा हो जाए तो उस सैंडबॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो एक तरीके से रेत में खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड बनाया जाता है, और जब काम पूरा हो जाए तो उस प्लेग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो सैंडबॉक्स। तो आउटर सैंडबॉक्स जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कैपेबिलिटी की, कि वो कोई भी सिस्टम कॉल अगर बाहर जा रही है तो सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के थ्रू उनको रोक रहा है। पर इनर सैंडबॉक्स जो है वो x86 की मेमोरी सेगमेंटेशन यूज़ कर रहा है आइसोलेट करने के लिए एप्लीकेशन मेमोरी को। तो हो क्या रहा है कि एक प्रोग्राम जो रन कर रहा है उसको हम एक तरीके से एक ऐसे सैंडबॉक्स में रन कर रहे हैं जो कि मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स बना दे रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही एग्जीक्यूट करेगा, किसी और सेगमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो उसकी हमने मेमोरी रिस्ट्रिक्ट कर दी तो वो और ऐप्स को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। हमने उसकी सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन लिमिट कर दी, सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के थ्रू हमने कंट्रोल कर लिया कि वो सिस्टम के अंदर क्या इम्पैक्ट कर सकता है और क्या नहीं। तो ये था मॉड्यूल 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 की।